केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बबलू सैनी आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंग्लिश की क्लास। लास्ट क्लास की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि कोई भी सेंटेंस बनेगा उसको या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मिनिमम दो चीज़ चाहिए होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। एक्स्ट्रा में जोड़े तो एक ऑब्जेक्ट और है। कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, उनकी भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तीन चीज़ों की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिया था, बच गया वर्ब। आज बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब के बारे में देखो, पूरा एडवांस यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वर्ब का पढ़ेंगे बेसिक। बेसिक इतना ही पढ़ेंगे कि आप टेंस को आसानी से समझ पाओ। ये टॉपिक पहले लेने का मेरा टारगेट ये था कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वर्ब के बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, वर्ब के सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन की। तो वर्ब की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। आप लोगों ने आज तक जो वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अभी तक अधूरी डेफिनेशन पढ़ी होगी। आपने क्या पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा तो कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अगर इंग्लिश में पढ़ा तो आपने इतना ही पढ़ा होगा कि वर्ब क्या एक एक्शन वर्ड है। हिंदी में पढ़ा होगा तो कर्ता द्वारा किया गया कोई भी काम, कोई भी काम क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आज तक आप लोगों ने इतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। पर ये जो है वर्ब की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी अधूरी डेफिनेशन है। वर्ब की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब बना किन किन शब्दों से मिलके बना है। तो देखो भाई, वर्ब है, क्या बताएगा अभी सेंटेंस में, बात करता जो काम करेगा वो तो वर्ब बताएगा ही, यानी एक्शन वर्ड तो वर्ब बताएगा ही। इसके अलावा वर्ब क्या बताएगा अभी, एक चीज़ और जोड़ लेना इसमें, वो चीज़ है स्टेट। हिंदी में बोलते हैं अवस्था। दो चीज़ बताएगा वर्ब, एक तो एक्शन बताएगा यानी एक्शन वर्ड, दूसरा स्टेट यानी अवस्था। अब बात आती है कि सर किसकी एक्शन होगी और किसकी अवस्था होगी। तो दोनों ही चीज़ें सब्जेक्ट की होगी भाई। किसकी होगी, सब्जेक्ट की। यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई भी काम या फिर सब्जेक्ट की अवस्था क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। डेफिनेशन देखो, लिख देता हूं, आराम से लिख लेना चाहे। जो आपने अभी तक पढ़ा है ना कि कर्ता द्वारा किया गया कोई भी काम क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, वो डेफिनेशन आपकी अधूरी डेफिनेशन थी। पूरी देखो भाई, इंग्लिश में बोले तो वर्ब इज ए वर्ड दैट expresses the action and the state of a subject। क्या कहलाता है भाई, वर्ब। हिंदी में समझो इसी को, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है एक्शन, दूसरा वर्ड आपको ध्यान रखना स्टेट। किसकी एक्शन, सब्जेक्ट की। किसकी स्टेट, सब्जेक्ट की। यानी कर्ता की जो काम करेगा उसको वर्ब बोलोगे या फिर कर्ता की अवस्था को वर्ब बोलोगे। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आपकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी कि कर्ता द्वारा किया गया कोई भी काम या फिर कर्ता की अवस्था क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। और वर्ब क्या एक वर्ड ही तो है। मैंने क्या बताया था कि हर एक वर्ड आपका किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का
काम करेगा। तो वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वर्ब एक क्या है, वर्ड है। बात करते हैं कब ये स्टेट बताएगा, कब ये एक्शन बताएगा। एग्जाम्पल देखो, पहले इसकी नेचर की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से पहले। अगर आपको नेचर समझ में आ जाएगी वर्ब की तो डेफिनेट है कि आप हर एक एग्जाम्पल में बता सकते हो कौन सी वर्ब है। नेचर देखो भाई, दो वर्ड पे बात की थी, पहला वर्ड एक्शन, दूसरा वर्ड स्टेट। पहला वर्ड एक्शन, दूसरा वर्ड स्टेट। स्टेट को हिंदी में याद रखना अवस्था बोलते हैं, और एक्शन आप सभी को पता है। अब देखो नेचर कैसे बताएंगे कि कब वो एक्शन होगा, कब वो स्टेट होगा। तो अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो तो एक्शन में आएगा, अगर वाक्य में कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया गया हो वो स्टेट में आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज़ें, क्योंकि आपके लिए नहीं होगी। एक्शन को मैंने आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया भाई। दो भाग कौन कौन से, एक तो वर्ब की डूइंग नेचर, एक वर्ब की हैपनिंग नेचर। एक वर्ब की डूइंग नेचर, एक वर्ब की हैपनिंग नेचर। स्टेट को भी आगे दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहली होगी इसकी बीइंग नेचर, पहली क्या होगी बीइंग नेचर, और दूसरी क्या होगी पजेशन नेचर। पहली होगी बीइंग नेचर, दूसरी होगी पजेशन नेचर। अभी जो मैंने चार वर्ड लिखे इन चारों का मतलब देखते हैं भाई। नेचर क्या, नेचर से मतलब मेरा यहाँ है कि वर्ब है वो वाक्य में किस प्रकार का काम करेगी। तो या तो वर्ब करेगी कोई एक्शन होगा यानी कोई कार्य होगा, या फिर वो सब्जेक्ट की अवस्था बताएगी। या तो एक्शन होगा या स्टेट होगी। एक्शन को आगे दो भागों में बांट दिया, एक तो डूइंग नेचर और एक हैपनिंग नेचर। डूइंग नेचर को से मतलब मेरा क्या है कि कर्ता द्वारा किया गया काम। डूइंग नेचर में वही काम आएगा जो कर्ता द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये तो कर्ता द्वारा किया जाएगा, डूइंग मतलब डू का मतलब करना, तो कर्ता द्वारा किया जाएगा। हैपन का मतलब होता है घटित होना। इसमें उन सभी एग्जाम्पल को रखोगे जिसमें कर्ता के साथ कोई काम हो रहा हो। पहली नेचर डूइंग नेचर, जो कर्ता द्वारा कोई काम किया जाएगा। दूसरी हैपनिंग नेचर, जिसमें कर्ता के साथ कोई काम हो रहा होगा। अब देखो हिंदी में अगर कॉम्प्लिकेट लग रही है आपको तो एक चीज़ ध्यान रखना, डूइंग नेचर में वो सारे एग्जाम्पल आएंगे जिनमें कर्ता की भूमिका होगी, मेन जो रोल होगा वो सब्जेक्ट का होगा। हैपनिंग नेचर में कर्ता को पता ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। बीइंग नेचर हिंदी में लिखे तो कर्ता क्या है, ये कर्ता के बारे में बताएगा भी कि कर्ता क्या है। और पजेशन नेचर में कर्ता के पास क्या है, कर्ता के पास क्या है। चार चीज़ें देखी अपन ने नेचर में। पहली डूइंग नेचर कि कर्ता द्वारा कौन सा काम किया गया है, वो सारे डूइंग नेचर में। हैपनिंग नेचर में कर्ता के साथ क्या हो रहा है, वो हैपनिंग नेचर। बीइंग नेचर कर्ता क्या है, यानी कर्ता का प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। और पजेशन नेचर में कर्ता के पास क्या है, यानी कर्ता, पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है भी, अधिकार। तो कर्ता का जिस चीज़ पे अधिकार है वो सारी पजेशन नेचर में आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
पूरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। चीज़ आपको दो ही ध्यान रखनी है, अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो तो इधर आएगा, मतलब वो एक्शन में आएगा। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वो किस में आएगा? स्टेट में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। रिपीट करते हैं वर्ब से। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। डेफिनेशन कब याद रखते हो? जब आपको एग्जाम में पूछेगा, तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है भाई। दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो एक्शन, दूसरा स्टेट। हिंदी में एक्शन पता है, स्टेट का मतलब अवस्था। नेचर की बात करें, वर्ब की नेचर कैसी होती है? एक तो एक्शन नेचर हो गई, दूसरी स्टेट। एक्शन में दो टाइप, डूइंग नेचर, हैपनिंग नेचर। स्टेट में दो टाइप, बीइंग नेचर, पोजेशन नेचर। यहाँ तक क्लियर है? हिंदी साथ में लिखी हुई है, आप लोग देख लेना। अभी बात करता हूँ मैं इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेते ही आपको समझ में आ जाएगा भी। एग्जाम्पल देखो वर्ब के। एग्जाम्पल से नेचर समझते हैं कि कौन कौन सी चारों नेचर होगी। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ही इज गोइंग टू मार्केट। इजी सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज है नहीं इसमें। ठीक है, मीनिंग भी आपको सबको पता है, ही इज गोइंग टू मार्केट का। एग्जाम्पल नंबर 2, पहला है ही इज गोइंग टू मार्केट, सेकंड है राम डाइज। डाइज का मतलब होता है मरना। ठीक है, राम डाइज। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि सी इज ए टीचर। सी इज ए टीचर। चौथा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, चौथा एग्जाम्पल मान लो कि राहुल हैड ए ब्यूटीफुल कार। राहुल हैड ए ब्यूटीफुल कार। चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं, चारों की नेचर आपको, चारों नेचर यहाँ पे दिख रही होगी। पहली नेचर थी भाई डूइंग नेचर। डूइंग नेचर यानी कर्ता कोई काम करेगा। कर्ता कौन? ही। काम क्या है? जाने का। तो कर्ता द्वारा ही किया गया है कि अगर ही चाहेगा तभी तो वो मार्केट जाएगा। यानी अगर ही, मान लो ही की मर्जी नहीं है मार्केट जाने की, तो ये काम नहीं होगा। अगर ही की मर्जी है तो ही ये काम होगा। यानी ये कौन सी नेचर? डूइंग नेचर। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। कर्ता कौन? राम। वर्ब क्या? डाई, यानी मरना। अब देखो भाई, इसमें राम का कोई हाथ नहीं है काम करने में, ये काम राम के साथ होगा। तो अगर सब्जेक्ट के साथ कोई काम हो रहा है तो वो हैपनिंग नेचर। दूसरे तरीके से समझे तो देखो, आप ये विश लगा के देखना, अगर राम की मर्जी है, ये तो है नहीं कि अगर राम की मर्जी होगी तो वो मरेगा। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि राम ने कहा नहीं मैं तो नहीं मरूंगा और वो नहीं मरा, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सी नेचर? हैपनिंग नेचर। तीसरी देखो, इन दोनों में कोई ना कोई काम हो रहा था, यानी कोई ना कोई एक्शन हो रही थी। ठीक है भाई, अब देखो दो एक्शन के, डूइंग नेचर, हैपनिंग नेचर। अब बाकी यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट क्या है? सी। पूरे वाक्य को पढ़ के देखो, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम हो रहा है क्या भाई? नहीं हो रहा। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा, और सेकंड वाले में, राहुल वाले में भी कोई काम नहीं हो रहा।
तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी जो पहले पढ़ी थी। मैंने पढ़ी थी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी, मैंने पढ़ाई थी वो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपने जो पहले पढ़ के आए वो नहीं होगी। देखो इज भी क्या है एक वर्ब और हेड भी क्या है एक वर्ब। तो वर्ब भी है लेकिन काम भी नहीं हो रहा, तो नेचर कौन सी आएगी? स्टेट वाली नेचर आएगी भी। कौन सी नेचर आएगी? स्टेट वाली नेचर। अब देखो स्टेट में भी दो टाइप की होगी, तो इसमें सी सब्जेक्ट है और वो क्या है? टीचर है। तो ये कौन सी नेचर हो गई भाई? बीइंग नेचर। और राहुल है, उसका पोजेशन मतलब उसका क्या किस पे अधिकार है? इस कार पे। तो ये इसकी कौन सी नेचर हो गई? पोजेशन नेचर। ये कौन सी नेचर हो गई भाई? पोजेशन नेचर हो गई इसकी। पहली बात, अगर सब्जेक्ट कोई काम करेगा डूइंग नेचर, सब्जेक्ट के साथ कोई काम होगा हैपनिंग नेचर। अगर सब्जेक्ट के पास कुछ होगा यानी सब्जेक्ट क्या होगा? जैसे इसमें लिखा है सी इज ए टीचर, यहाँ पे मान लो होता सी इज ए डॉक्टर, या कोई भी इसका प्रोफेशन होता तो बीइंग नेचर। और चौथा जो था कि जिसका इस पे पोजेशन है, अधिकार है, वो क्या हो जाएगा? पोजेशन नेचर। तो राम हैड ए ब्यूटीफुल कार, ये इसका क्या हो जाएगा? पोजेशन नेचर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी बात करेंगे इसके टाइप की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो भाई, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है, आराम से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब देखो आगे टाइप कितने होते हैं वर्ब के। वर्ब के कितने टाइप होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। टाइप और काइंड एक ही चीज है भाई। टाइप्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे मैं जितने भी टाइप है मतलब वर्ब के टाइप, फिर आगे जो इनकी मान लो मेन वर्ब है तो उसके टाइप, हेल्पिंग वर्ब है उसके टाइप, सबके टाइप एक ही डायग्राम में डिटेल से समझेंगे और इनकी डेफिनेशन मैं साथ में बता दूंगा। सिर्फ डेफिनेशन पे बात करेंगे, आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, आगे जब करेंगे जब अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब का। अभी देखो भाई, आज तक आपने पढ़े हैं कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। आज से ध्यान रखना कि वर्ब के टोटल 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं भाई? 2 तो जो आपने पढ़ा है, पहला मेन वर्ब या फिर इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, या तो मेन वर्ब बोल दो या फाइनाइट वर्ब। दूसरा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा क्या हो जाएगा? देखो कोई भी चीज़ है, एक फाइनाइट है तो दूसरी क्या होगी? नॉन फाइनाइट होगी। तीसरा क्या हो जाएगा फिर? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हो गए जी वर्ब के 3 प्रकार। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन बताऊंगा और अलग से एक चैप्टर लेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का, वहाँ पे देखेंगे। मेन वर्ब क्या होती है भाई? डेफिनेशन देखें तो वाक्य में ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम करती है। वाक्य में ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम करती है, और वर्ब का काम मैंने आपको बता दिया, या तो एक्शन बताएगी या स्टेट बताएगी। जो नेचर थी वो उसी का काम था। तो ध्यान रखना, ये जो है वो वाक्य में वर्ब का काम करेगी भाई। मेन वर्ब है वो वर्ब का काम करेगी। हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य में मेन वर्ब की हेल्प करेगी। क्या करेगी भाई? मेन वर्ब की हेल्प करेगी। नाम में देखो हेल्प है ना, तो किसी न किसी की हेल्प करेगी। अब एक वर्ब है खुद, तो एक वर्ब है, दूसरी वर्ब की हेल्प करेगी, तो किसकी करेगी फिर? मेन वर्ब की। अब आप बोलोगे कि सर नॉन फाइनाइट की क्यों नहीं करेगी? तो जो नॉन फाइनाइट है ना, वो वाक्य में वर्ब का काम नहीं करता है भाई। वाक्य में वर्ब का काम नहीं करता है नॉन फाइनाइट वर्ब। 3 चीज थी, पहली फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो वाक्य में वर्ब का काम करेगी उसको फाइनाइट या मेन वर्ब बोलोगे।
जो वाक्य में मेन वर्ब की हेल्प करेगी वो हेल्पिंग वर्ब, और जो वाक्य में वर्ब का काम नहीं करेगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप पूछोगे कि सिर्फ वर्ब का काम नहीं करेगी तो किसका काम करेगी? तो जी ये काम करेगी नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। 3 काम है इसके। नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव का करेगी, एडवर्ब का करेगी। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर इसको नाउन ही बोल देते, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्यों लेके आए कि वर्ब का काम ही नहीं कर रही? तो इसका यही आंसर है कि ये है तो वर्ब, क्योंकि जो फॉर्म वर्ब में चलती है वो इसी में चलेगी, पर ये काम है वो काम से नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, बाकी फॉर्म इसकी वर्ब भी आएगी। अब इनके आगे पार्ट देखते भी। मेन वर्ब है वो मेनली 3 टाइप की होती है। पहली हो गई ट्रांजिटिव, दूसरी हो गई इन ट्रांजिटिव, तीसरी हो गई लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब के 3 पार्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। देखो हिंदी में किसी को समझना हो तो ट्रांजिटिव को बोलते हैं सहकर्मक, इसको बोलते हैं अकर्मक, और लिंकिंग को समझाने के लिए हिंदी का कोई वर्ड है नहीं भाई, लिंकिंग को आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। नाम है लिंक। लिंक का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, लिंक करना, ठीक है, वहीं से लिंकिंग बनाए। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो होती है भी 2 टाइप की। इसके 2 टाइप होंगे, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दो टाइप, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी को एक्सिलरी भी बोलते हैं भाई। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल को, मॉडल आप सब जानते हो वही है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की, मेन वर्ब 3 टाइप की। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 टाइप की होती है। पहला टाइप जिरंड, नाम सुना होगा। दूसरा टाइप पार्टिसिपल, नाम सुना होगा। और तीसरा टाइप 2+V1 या 2+इंफिनिटी। 2+V1 को 2+इंफिनिटी बोलते हैं। तो ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की। पहला जिरंड, जिरंड में क्या होगा भाई? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं ING जोड़ दूँ तो वो बनेगा जिरंड, ठीक है। पार्टिसिपल आगे 2 टाइप के होंगे, वो डिस्कस करेंगे आगे। और 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को 2+इंफिनिटी बोलते हैं, और 2+इंफिनिटी के साथ ही एक बेर इंफिनिटी और आता है भाई। अगर आप यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो, वरना ये 2+V1 का ही आगे का रूप है, उसको बोलते हैं बेर इंफिनिटी। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 हट जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारे पार्ट और सारों की डेफिनेशन। मेन वर्ब क्या होती है? जो वाक्य में वर्ब का काम करेगी। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य में मेन वर्ब की हेल्प करेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब जो वाक्य में वर्ब को छोड़ के नाउन, एडजेक्टिव किसका काम करेगी? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करेगी, ठीक है भाई। मेन वर्ब को 3 भागों में बांट दिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव सहकर्मक, यानी ऐसी वर्ब जिसके पास अपना क्या हो? कर्म हो, यानी ऑब्जेक्ट हो। तो ट्रांजिटिव के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा, पर ये इंट्रांजिटिव के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा भाई। इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी समझने की कोशिश करो, बाकी आगे जैसे जैसे वर्ब पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगी। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब
जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करेगी वो क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करेगी वो क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वे सारी वर्ब जो टेंस में काम आती है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है। जिरंड की ये जो चैप्टर है ये अलग से पढ़ेंगे भी, ये अलग से छोड़ देना, नॉन फाइनाइट वर्ब अलग से पढ़ेंगे। अभी डिस्कस करेंगे इन सब का और इनका, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। आगे चलते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अगर देखो आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना पहले, ठीक है? उसके बाद ये वाला वीडियो रिपीट करना, क्योंकि पीछे वाले में मैंने कुछ एक चीज़ें ऐसी बताई थी आपको, अगर वो समझ में नहीं आई तो फिर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। मैं बात करूं मेन वर्ब की, बात करते हैं मेन वर्ब की। ऐसी वर्ब जो वाक्य में वर्ब का काम करेगी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। 3 पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं भी, इंट्रांजिटिव, तीसरा क्या हो गया? लिंकिंग। डेफिनेशन कि ऐसी वर्ब जो अपने साथ क्या लेती हो? ऑब्जेक्ट। अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी वो ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हो वो इंट्रांजिटिव। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ेगी वो लिंकिंग वर्ब। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ेगी वो लिंकिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी वो इंट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगी वो ट्रांजिटिव। अभी देखो पीछे वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन बनेगा या क्या बनेगा भी? प्रोनाउन बनेगा। ये चीज़ मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई थी, आपको याद हो तो, कि वाक्य में ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अभी देखो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसका यूज क्या है भाई? देखो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि अपने बाद नाउन और प्रोनाउन लेगी। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेगी? नाउन और प्रोनाउन। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेगी क्या भाई? नहीं लेगी। लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेगी? क्या लेगी? इसके लिए आपको किसको जानना होगा? कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट का काम याद रख लेना, या तो नाउन करेगा, अगर नाउन से नहीं हो पा रहा तो फिर एडजेक्टिव करेगा भाई, ठीक है? लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन और एडजेक्टिव करेगा। अभी देखो इसी चीज़ को एरर डिडक्शन में कैसे पूछेगा। मान लो आपको ट्रांजिटिव वर्ब दे दी और उसके बाद में नाउन प्रोनाउन नहीं दिया, कोई तीसरी चीज़ दे दी यानी एडजेक्टिव दे दिया, तो वो आपका वहाँ पे एरर हो जाएगी। या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब दे दी और उसके बाद में नाउन दे दिया या प्रोनाउन दे दिया, तो वो एरर हो जाएगा। या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आपको क्या दे दिया? प्रोनाउन दे दिया, तो वो एरर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी। मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। फिर ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लिंकिंग में कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन, यानी ट्रांजिटिव के बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा, इंट्रांजिटिव बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा, लिंकिंग के बाद नाउन और एडजेक्टिव आएगा। ये हो गई जी अपनी मेन वर्ब। आगे का जो पोर्शन है वो बच गया अपना हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।